मैं अब शुरू कर रहा हूं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। देखो, बहुत सारी वीडियोस मैंने आपको रैंडम वे में भेजी थी कि पहले ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, बेस बन जाए। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी थी। आज मैंने अभी अभी उन्हें सिस्टमैटिक वे में लगा करके पूरी प्लेलिस्ट बना के ग्रुप में भेजी है। पहली 12 वीडियोस सेट 1 से रिलेटेड है, उसे अभी मत पढ़ना। लेकिन बची हुई जो नीचे की 6-7 वीडियोस हैं, उन्हें कल और परसों में पूरा ढंग से कर लो, क्योंकि जितनी आप लोग तैयारी ठीक से थ्योरी करोगे उतने अच्छे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल में हम काफी समय लगाने वाले हैं, थ्योरी में समय बचा के। लेकिन जो थ्योरी के पॉइंट उसमें नहीं रिकॉर्डेड है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ठीक है बेटा, कल और परसों, शनिवार और इतवार, दोनों दिन मिला के आपको करीब 6-7 घंटे की तैयारी करनी है। वीडियो आपको मैंने दे दी है, सीक्वेंस में देखना। शुरू की ऊपर की 12 छोड़ देना, उसके नीचे वाली सीक्वेंस में पढ़ना, सीक्वेंस में। और जो भी डाउट आए, वीडियो देने का ये मतलब नहीं होता कि भाई अब उसे समझाऊंगा नहीं। यदि कोई भी फिर भी डाउट आए तो मुझे वहां पर लिख के भेज देना कि सर ये वाला लाइव क्लास में दोबारा समझा दीजिए, तो मैं दोबारा से उसे समझा दूंगा। तो मंडे का दिन पहले आपके डाउट्स का होगा, वीडियो से कोई डाउट है तो, और फिर इसके बाद आगे बची हुई थ्योरी होगी और ट्यूसडे से न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। अब आज क्या करवाने जा रहा हूं मेरे बेटा, आज हम लोग फेज के बारे में, फेज डिफरेंस के बारे में और गहराई से जानेंगे। इक्वेशंस का प्रूफ वीडियो में कर भी चुके हो, और आगे भी कल और परसों में रिवाइज करोगे ही करोगे। तो वहां बार बार एक टर्म का प्रयोग होता है कि EMF is leading, EMF is lagging behind, phase difference π/2। मान लो बेटा, मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे घर में EMF और करंट का फेज डिफरेंस π/2 है, तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? इसका मतलब क्या है भाई? एक तरीका तो यह है, फॉर्मूला रट लिया कि फेज डिफरेंस π/2 होता है, या 0 है, या -π/2 है। लेकिन इसका मतलब क्या है और इसे ग्राफ पर कैसे प्रेजेंट किया जाए और इसका कैसे समझें, तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। सबसे पहले ये आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हो कि आर सर्किट में जब हम EMF लगाते हैं E0 sin ओमेगा टी, आर सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस, EMF लगाते हैं E0 sin ओमेगा टी, तो करंट डेवलप होती है I0 sin ओमेगा टी। E0 EMF की पीक वैल्यू, I0 करंट की पीक वैल्यू। हमारे घर की करंट बढ़ती घटती रहती है, तो मैक्सिमम जितनी करंट तक वो पहुंचती है दैट इज कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट। और यही बात हमारे घर की EMF का है, EMF भी घटती बढ़ती रहती है, तो उसकी पीक वैल्यू E0 है। दोनों की पीक वैल्यू बराबर होने की जरूरत नहीं। अब जैसे पता चला घर के अंदर वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट, करंट आ रही है 10 एम्पियर, तो दोनों की पीक वैल्यूज भी अलग अलग होंगी। तो पीक वैल्यू बराबर होना जरूरी नहीं है। तो मेरे बेटा, ग्राफ कैसे प्लॉट करा जाए? ये ओमेगा टी कहलाता है फेज। और मेरे बेटा, फेज एक एंगल के सिवा कुछ भी नहीं। अब यदि मैं आपसे कहता हूं कि इसका ग्राफ बना करके दिखाइए, प्रूफ तो आप वीडियो में कर चुके हैं, इसका ग्राफ बना के दिखाइए। जब आज वीडियो पढ़ाना खत्म कर दूंगा, एकदम भागना मत, 2 मिनट आपको इसी से रिलेटेड कुछ और बात बताऊंगा। मेरे बेटा, ओमेगा टी एक एंगल ही तो है भाई। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है थीटा अपॉन टी, और यदि ओमेगा है थीटा अपॉन टी, तो ओमेगा टी है थीटा, यानी कि एंगल। तो ओमेगा टी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, π/2 भी। जो भी एंगल की वैल्यू है वही ओमेगा टी की वैल्यू है, पाई 3π/2, 2π एंड सो ऑन। अब मैं यदि कहता हूं कि इसे प्लॉट करो, जब पहले EMF को प्लॉट करो, जब ओमेगा टी 0, sin 0 0, EMF 0, ओमेगा टी π/2, sin π/2 मैक्सिमम, EMF पहुंच गया मैक्सिमम यानी कि E0, तो EMF अपने पीक पर पहुंच गया E0। ओमेगा टी पाई sin π 0,
तो ईएमएफ हो जाएगा 0। यदि आप इसी तरह से प्लॉट करते जाएंगे तो पहले ये प्लस ई नॉट तक जाएगा, फिर 0, फिर माइनस ई नॉट, फिर 0, फिर प्लस ई नॉट, फिर 0। ये हमारे घर का ईएमएफ है। करंट जब ओमेगा टी 0 साइन 0 0 तो करंट 0। ओमेगा टी 90 पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 मैक्सिमम, तो करंट मैक्सिमम यानी कि आई नॉट। करंट भले ही मैक्सिमम पर है लेकिन अपने मैक्सिमम पर है। करंट का मैक्सिमम है आई नॉट, फिर ओमेगा टी पाई, तो करंट 0। और ये ग्राफ ऐसे चलता ही रहेगा। करंट अपने पीक पर जाएगी, फिर 0, फिर लोअर पीक पर जाएगी, फिर 0। बोलो बेटा। सर वेटिंग लिस्ट में उदय है। उदय अभी देखता हूँ बेटा। है बेटा। तो ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया। ये कहलाता है ई और आई का ग्राफ। जब आप शीट देखोगे, नोट्स देखोगे पीडीएफ वाले, तो जहां हमने डेरिवेशन करा है उसी डेरिवेशन के नीचे ग्राफ भी बनाया है, उसी डेरिवेशन के नीचे ग्राफ भी बनाया है। फिर इसके बाद आता है बेटा इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम एक साथ बताऊंगा। पहले आप आ जाओ दूसरे नंबर पर, एल सर्किट। अभी 2 मिनट में समझ में आने वाला है कि सेम फेज का क्या मतलब होता है, फेज लीड कर रहा है तो क्या मतलब होता है, सभी चीज समझेंगे। आज पूरा टाइम इसी पर लगेगा। एल सर्किट में ईएमएफ, जब आप एल सर्किट का मतलब कॉइल से है, जहां कॉइल रेजिस्टेंस है वो आर सर्किट, जहां कॉइल है वो एल सर्किट। तो ईएमएफ आप लगाते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट डेवलप होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, जिसका प्रूफ ऑलरेडी वीडियोस में दे दिया गया है। अब यदि इसको प्लॉट करें तो कैसे प्लॉट होगा, तो जरा आप देखिए और सुनिए और समझिए। यहां लूंगा ओमेगा टी। ओमेगा टी इज द एंगल। कभी वो 0 होगा, कभी पाई बाय 2 होगा, कभी पाई होगा, कभी 3 पाई बाय 2 होगा, कभी 2 पाई होगा। तो पहले ईएमएफ का ग्राफ, जब ओमेगा टी 0 तो ईएमएफ 0। ओमेगा टी पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 1, तो ईएमएफ हो जाएगा ई नॉट। ओमेगा टी पाई साइन पाई 0, तो ईएमएफ 0। ओमेगा टी 3 पाई बाय 2 साइन 3 पाई बाय 2 -1, तो ईएमएफ हो जाएगा माइनस ई नॉट। और इस तरह से ग्राफ चलता चला गया। अब इसके बाद देखिए करंट का ग्राफ। जब ओमेगा टी 0 तो करंट 0 नहीं है। ओमेगा टी को 0 रखोगे तो बचेगा साइन माइनस पाई बाय 2 जो -1 होता है, और -1 को आई नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आई नॉट। तो करंट जो होगी माइनस आई नॉट यानी लोअर पीक पर होगी, ओरिजिन से नीचे माइनस आई नॉट। फिर इसके बाद जब ओमेगा टी पाई बाय 2 होगा तो पाई बाय 2 कट जाएंगे, साइन 0 बचेगा, साइन 0 0, तो करंट 0 यानी तब करंट 0 होगी। जब ओमेगा टी पाई होगा, जब ओमेगा टी पाई होगा तो पाई माइनस पाई बाय 2 बचेगा पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 होता है 1, तब करंट होगी आई नॉट। ओमेगा टी होगा 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पाई, साइन पाई 0, 0 इंटू आई नॉट 0, तो करंट होगी 0। फिर जब ये होगा 2 पाई, कहने का मतलब ये ग्राफ इससे इस तरह से चलता रहेगा। ये यहां पर और यहां पर क्या अंतर है, ई और आई सेम फेज में थे, तो जिस समय ईएमएफ 0 करंट 0, ईएमएफ मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, फिर ईएमएफ 0 करंट 0, फिर ईएमएफ मिनिमम तो करंट मिनिमम। यानी जब ईएमएफ 0 है तो करंट 0 है, ईएमएफ मैक्सिमम है करंट मैक्सिमम है, ईएमएफ फिर 0 करंट फिर 0, इसे बोलते हैं सेम फेज। यदि आप कहते हो कि इस सर्किट में ई और आई सेम फेज में है तो इसका मतलब है जब ईएमएफ 0 है तो करंट भी 0 है, और जब ईएमएफ अपने पीक पर है, अपर पीक पर, तो करंट भी अपने अपर पीक पर है। ईएमएफ जिस समय लोअर पीक पर है तो करंट भी अपने लोअर पीक पर है।
कहने का मतलब ये कि ई और आई सेम फेज का मतलब ये एक साथ बढ़ते घटते हैं। अब यहां तुम देख सकते हो π/2 का फेज डिफरेंस है, ईएमएफ का फेज है ओमेगा टी, करंट का फेज है ओमेगा टी माइनस π/2, π/2 का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस निकालने के लिए ईएमएफ के फेज में से करंट का फेज माइनस कर देते हैं। π/2 का फेज डिफरेंस है, तो इस समय देखो जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो करंट जीरो है, जब ईएमएफ अपने पीक पर है तो करंट जीरो है, और जब करंट पीक पर है तो ईएमएफ जीरो है। यानी ये उल्टा चलते हैं, जब ईएमएफ पीक पर होता है तो करंट हमारे घर में जीरो होती है यदि फेज डिफरेंस π/2 है तो, और जब ईएमएफ जीरो होता है तो करंट पीक पर, उल्टा चलते हैं। यानी एक मैक्सिमम तो दूसरा जीरो, दूसरा मैक्सिमम तो पहला जीरो। ये होता है π/2 का फेज डिफरेंस। समझ में आने लगा? इसके बाद सी सर्किट, मेरे बेटा सी सर्किट में यदि आप ईएमएफ लगाते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट क्रिएट होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, यानी करंट इज लीडिंग द ईएमएफ। बेटा तो करंट इज लीडिंग द ईएमएफ बाय π/2। अब इसमें यदि प्लॉट करेंगे तो जो बच्चा समझ चुका उसे रटने की जरूरत नहीं है। ओमेगा टी का ग्राफ बनाना है, ओमेगा टी की वैल्यू 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π एंड सो ऑन। ईएमएफ का ग्राफ तो हमेशा ओरिजिन से ही शुरू होगा। ये ईएमएफ का ग्राफ है अपने पीक पर। क्यों? इसकी इक्वेशन आपने ये ले रखी है, चाहे एल सर्किट हो या सी सर्किट हो या आर सर्किट, ईएमएफ तो हम सब में एक ही देते हैं। कितना ईएमएफ देते हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट अलग अलग पैदा होती है। मेरा बेटा ये बताओ, आपके घर में चाहे एसी है, चाहे फ्रिज है, या ट्यूबलाइट है, या बल्ब है, रेजिस्टेंस है या कॉइल है, वोल्टेज तो सबको एक ही देते हो, ईएमएफ तो सबको एक ही देते हो, लेकिन कोई ज्यादा करंट ड्रॉ करता है, कोई कम करंट ड्रॉ करता है, तो हम ईएमएफ सबको एक ही देते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी। जो डैम्पर बना कॉइल के घूमने से या आपके जनरेटर में बना बाई चेंजिंग थीटा से, ईएमएफ गौर से सुन लो, आप सबको ईएमएफ, न्यूमेरिकल में तो हाइपोथेटिकल भी होते हैं, वो अलग ईएमएफ भी दे सकते हैं। आप सबको ईएमएफ एक ही प्रोवाइड करते हो रियलिटी में, डेली लाइफ में, और वो ईएमएफ प्रोवाइड करते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट सब में अलग अलग डेवलप होती है। रेजिस्टेंस में डेवलप होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी, कॉइल में डेवलप होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस π/2। यानी कॉइल के केस में ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे रहती है करंट, लैगिंग बिहाइंड, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाय π/2। ये याद रखना पड़ेगा, ईएमएफ इज लीडिंग द करंट बाय π/2, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द ईएमएफ बाय π/2। क्यों? ऑलरेडी प्रूव्ड। और बाकी 2 दिन का समय दिया ही है, ढंग से रिवाइज करके, जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो, तुम्हें कसम है, मुझे लिख के भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगली लाइव में मैंने पहले भी कह दिया, सबसे पहले आपके जो वीडियोस में डाउट्स हैं वो बताऊंगा, लेकिन जेन्युइन होने चाहिए। कई बच्चे बिना देखे कह देते हैं सर ये वाला टॉपिक दोबारा पढ़ा दो। नहीं, ऐसे तो आप अपना टाइम किल करोगे, न्यूमेरिकल्स को कम समय बचेगा, कम न्यूमेरिकल हो पाएंगे। तो समझ में आ गया, कॉइल के केस में ईएमएफ का फेज करंट से हमेशा ज्यादा होगा सर्किट में यदि कॉइल है। अब आइए कैपेसिटर में, जिसकी बात चल रही थी, कैपेसिटर में करंट हमेशा ईएमएफ से π/2 आगे रहेगी। करंट लीड्स द ईएमएफ बाय π/2, करंट ईएमएफ को π/2 लीड करेगी। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो जवाब है जब ओमेगा टी जीरो, तो साइन π/2 बचेगा जो है 1,
और साइन पाई बाय 2 यदि 1 है तो करंट होगी आई नॉट यानी अपर पीक पर। जब ओमेगा टी पाई बाय 2 होगा तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 पाई साइन पाई 0, तो करंट 0 हो जाएगी। जब ओमेगा टी पाई होगा तो ये हो गया साइन 3 पाई बाय 2 जो कि -1 है, और साइन 3 पाई बाय 2 -1 है तो करंट माइनस आई नॉट यानी लोअर पीक पर होगी, और फिर ऐसे ही चलती रहेगी। तुमने एक चीज नोटिस नहीं करी, इस लाइन को देख के बता सकते हैं कौन लीड कर रहा है। आगे का ग्राफ देखने की जरूरत ही नहीं। यहां पर ई और आई एक ही जगह से शुरू हुए तो सेम फेज। यहां ई ऊपर है, करंट नीचे है। शुरुआत में सिर्फ इस लाइन को देखो, ऊपर कौन है ईएमएफ, नीचे कौन है करंट। जो ऊपर है वो लीड कर रहा है, जो नीचे है वो लैग बिहाइंड कर रहा है, यानी ईएमएफ इज लीडिंग द करंट बाय पाई बाय 2। और ऐसा सिर्फ कॉइल में होता है, ईएमएफ इज लीडिंग द करंट बाय पाई बाय 2, सिर्फ प्योर कॉइल में होता है कि ईएमएफ इज लीडिंग द करंट बाय पाई बाय 2। यानी जहां भी कॉइल आ गई ईएमएफ ऊपर रहेगा शुरुआत में और करंट नीचे रहेगी। ग्राफ को देख के पहचानना। और इसमें ईएमएफ तो हमेशा ओरिजिन से ही शुरू होता है। करंट का ग्राफ अपर पीक से शुरू हुआ, यानी इस लाइन को यदि देखूं तो करंट ऊपर है, ईएमएफ नीचे, तो करंट लीड कर रही है, करंट का फेज ज्यादा है ईएमएफ से। क्या पहचान बताई, जो लीड करेगा वो ऊपर से शुरू होगा। करंट पाई बाय 2 से लीड कर रही है तो करंट ऊपर से शुरू हुई अपर पीक से। इन्हें याद रखना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसके बाद आता है फेजर डायग्राम। पहले मैं एल सी और आर बता दूं, फिर कॉम्बिनेशन बताऊंगा। फेजर डायग्राम में सबसे ये पोलर ग्राफ होता है। पहले आप ईएमएफ का फेज बनाइए ओमेगा टी। फेज एक एंगल है तो एक एंगल बनाइए। अब यहां तो वेरिएबल में है तो कितना भी बना दो। एग्जाम में यदि फेज की वैल्यू 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का एंगल बनाना। फेज की वैल्यू 80 है तो 80 डिग्री का एंगल बनाना। अब यहां तो ओमेगा टी पता नहीं कितना है, ना ओमेगा की वैल्यू गिवन है ना टाइम गिवन है, तो कितना भी बना दो। और यहां एक लाइन बना देते हैं। क्या ये लाइन कितनी भी लेंथ की रख लेते हैं? नहीं, ये लाइन मुझे पीक वैल्यू बताती है। यदि ईएमएफ की पीक वैल्यू कम हो गई तो ये लाइन छोटी हो जाएगी। यदि ईएमएफ की पीक वैल्यू बढ़ गई तो ये लाइन बड़ी हो जाएगी। ये एंगल बताता है फेज और ये बताता है पीक वैल्यू। इस डायग्राम को कहते हैं फेजर डायग्राम। यदि फेज बढ़ जाए तो एंगल बढ़ेगा, पीक वैल्यू बढ़ जाए तो लेंथ बढ़ेगी। अब क्योंकि सभी में फेज एंगल एक ही है ओमेगा टी और पीक वैल्यू सेम है ई नॉट, तो ईएमएफ के सारे ग्राफ एक से बनेंगे। अब सुनो करंट का ग्राफ ध्यान से। मुझे बताइए, यदि करंट का फेज ईएमएफ से 10 डिग्री ज्यादा है तो उसका फेज 10 डिग्री ज्यादा है तो ओमेगा टी प्लस 10 पे करंट की लाइन बनेगी। यदि ओमेगा टी से 10 डिग्री कम है तो 10 डिग्री कम एंगल पर करंट की लाइन बनेगी। एक ही ग्राफ में दोनों लाइनें बनेंगी। अभी मैंने करंट की बनाई नहीं, यहां पर बताओ करंट का फेज ओमेगा टी से 90 डिग्री ज्यादा है तो ओमेगा टी से 10 डिग्री ज्यादा होता तो यहां लाइन बनती करंट की। ओमेगा टी से 20 डिग्री ज्यादा होता तो यहां लाइन बनती। ओमेगा टी से 90 डिग्री ज्यादा फेज है तो 90 डिग्री ज्यादा का मतलब इसके परपेंडिकुलर। अब तुमसे पूछें कि ये किसका है ग्राफ ईएमएफ का, ये किसका है करंट का, क्या पता चल रहा है इसे देख के कि ईएमएफ का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है यहां से ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ये दोनों परपेंडिकुलर बनाए हैं। तो ओमेगा टी करंट का फेज ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री यानी ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2।
जब फेज बढ़ता है ओमेगा टी से ज्यादा होता है तो ओमेगा टी से आगे ले जाते हैं, और जब ओमेगा टी से कम होता है तो ओमेगा टी से पीछे ले आते हैं। ओमेगा टी से 10 डिग्री ज्यादा है तो 10 डिग्री आगे। अब इसकी लंबाई जो है करंट की पीक वैल्यू पे डिपेंड करेगी। यदि आपने दोनों की लंबाई बराबर रख ली तो इसका मतलब ईएमएफ की पीक वैल्यू करंट की पीक वैल्यू के बराबर है। यदि इसकी लंबाई कम कर दी तो ईएमएफ की पीक वैल्यू करंट की पीक वैल्यू से ज्यादा है। यदि ये लंबाई बढ़ा दी तो करंट की पीक वैल्यू ईएमएफ की पीक वैल्यू से ज्यादा है। तो अभी तो हमें पता ही नहीं किसकी कितनी है, न्यूमेरिकल थोड़ी है, ये वेरिएबल है, तो किसी को भी बड़ा छोटा बना दो। यूजुअली करंट कम होती है वोल्टेज से। यूजुअली डेली लाइफ में देख लो, एसी कितने वोल्ट लेता है, 220 वोल्ट, करंट 10 एम्पियर। यूजुअली आपके घर की जो पानी की मोटर है जिससे पानी की टंकी भरते हो, वोल्टेज कितनी लेती है, 220, करंट कितनी लेती है, 15 एम्पियर। फ्रिज वोल्टेज कितनी लेता है, 220 वोल्ट, करंट कितनी लेता है, तो जवाब है 0.3 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, डिपेंडिंग, अलग अलग पावर के फ्रिज है। यूजुअली करंट की पीक वैल्यू को ईएमएफ से कम दिखाया जाता है लेकिन यदि आपको लिबर्टी है, आप बड़ा भी बना दोगे तो कोई नंबर नहीं काट सकता। अब यहां आ जाओ, करंट का फेज ओमेगा टी से 90 डिग्री कम है। यदि ओमेगा टी से 10 डिग्री कम होता तो मैं 10 डिग्री नीचे आके लाइन बनाता, 20 डिग्री कम होता तो मैं 20 डिग्री नीचे आके लाइन बनाता। अब ये 90 डिग्री कम है तो मैं यहां से 90 डिग्री नीचे आकर के लाइन बनाऊंगा। ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। मैं ओमेगा टी से 90 डिग्री पीछे आ गया और यहां पर एक लेंथ बना दी आई नॉट। अभी जब टॉपिक एंड होगा सब समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कमांड हो जाएगी। अब यहां पर करंट का फेज ओमेगा टी से ज्यादा है क्या, ना। यदि ज्यादा होता तो मैं आगे लाइन बनाता, यदि ओमेगा टी से कम होता तो नीचे लाइन बनाता। अब करंट का फेज ओमेगा टी है तो यही लाइन करंट की लाइन भी है, यहीं पे आई नॉट लिख दो। इसका मतलब ईएमएफ और करंट एक ही लाइन पर है, यानी एक ही फेज पर है। लेकिन ईएमएफ की पीक वैल्यू यहां निशान है, करंट की पीक वैल्यू यहां निशान है, यानी करंट की पीक वैल्यू कम है ईएमएफ की पीक वैल्यू से। यदि मैं एक ही जगह पर लिख दूं तो करंट की पीक वैल्यू ईएमएफ की पीक वैल्यू के बराबर है, और यदि मैं ईएमएफ यहां लिख दूं और करंट यहां लिख दूं तो ईएमएफ की पीक वैल्यू कम है करंट से। इस ग्राफ को फेजर डायग्राम कहते हैं, जिसमें एक लाइन बनाई जाती है। वो लाइन हॉरिजेंटल से जितने एंगल पर होती है वो फेज एंगल है, और जो उसकी लंबाई होती है वो पीक वैल्यू है। आपने अब तक क्या सीखा, रेजिस्टेंस चाहता है कि करंट और ईएमएफ सेम फेज में रहे। जहां सिर्फ रेजिस्टेंस होगा वो करंट और ईएमएफ को सेम फेज में रखेगा। जहां कॉइल होगी वो चाहती है करंट ईएमएफ से 90 डिग्री नीचे रहे, करंट का फेज ईएमएफ से π/2 कम हो। कैपेसिटर चाहता है कि करंट का फेज ईएमएफ से π/2 ज्यादा हो। इतने में रब कर रहा हूं, इतने बताना, क्योंकि नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी अभी थोड़ी देर में यदि उलझा लिया। सबसे पहले आप बताइए रेजिस्टेंस क्या चाहता है। माइक खोल दो, यदि इतनी डिटेल में आपको समझना है तो माइक खोल दो, जिससे मुझे लगे कि आप पढ़ना चाह रहे हो। रेजिस्टेंस क्या चाहता है सर? ई और आई सेम रहे, सेम फेज में रहे। पूरा बोलो, नहीं तो मैं भी एक्सप्लेनेशन काट दूंगा बेटा। जब बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं तो टीचर को भी मजा आता है। रेजिस्टेंस क्या चाहता है बेटा? सर ई और आई सेम फेज में रहे। रेजिस्टेंस चाहता है ई और आई सेम फेज में रहे। कॉइल करंट का फेज π/2 ज्यादा रखना चाहती है या ईएमएफ से π/2 कम? सर ईएमएफ से π/2 कम। ईएमएफ से π/2 कम। और कैपेसिटर ईएमएफ से π/2 ज्यादा। याद रहेगा, अभी भूलोगे तो नहीं। अब आते हैं यस सर। एलआर सर्किट। एलआर सर्किट
मेरे बेटा कसम है आप लोगों को, रोज मैं नहीं कहता, सैटरडे और संडे में मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं ले रहा, आपको 6-7 वीडियो रिवाइज करके आना है मेरे बेटा, नहीं तो मजा नहीं आने का। एलआर सर्किट सुनो इधर, कल टेस्ट भी नहीं है इसीलिए। एलआर सर्किट, यदि कहीं कॉइल और रेजिस्टेंस दोनों आ जाएं। सीआर सर्किट, यदि कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों आ जाएं, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों आ जाएं। और एलसीआर सर्किट, जहां पहले एलसी सर्किट लेंगे, जहां कॉइल और कैपेसिटर दोनों आ जाएं, तो क्या होगा? यहां आर क्या चाहेगा, एल क्या चाहेगा, और फिर होगा क्या? ईएमएफ तो बिना पूछे आप ई नॉट साइन ओमेगा टी दोगे तीनों में। ईएमएफ तो सेम दोगे। अब झगड़ा होगा कॉइल और रेजिस्टेंस का। करंट आई नॉट साइन, अब सुन, रेजिस्टेंस चाहता है ओमेगा टी रहे, यानी कि ओमेगा टी में से कोई भी फेज माइनस ना हो, ओमेगा टी माइनस 0 रहे, यानी सेम फेज रहे। कॉइल चाहती है कि ओमेगा टी माइनस π/2 हो जाए। रेजिस्टेंस कहता है ओमेगा टी में से 0 माइनस होगा, यानी सेम फेज रहेगा। कॉइल कहती है π/2 माइनस होगा, 90 डिग्री पीछे रहेगी। रेजिस्टेंस चाहता है -0, कॉइल चाहती है -π/2। आखिरी में ना 0 ना π/2, एक नया एंगल सेट हो जाता है, वो एंगल 0 से π/2 के बीच में होता है, वो एंगल 0 से π/2 के बीच में होता है। यदि रेजिस्टेंस चाहता था 0 फेज डिफरेंस रहे, कॉइल चाहती थी π/2 फेज डिफरेंस रहे, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस रहे। अब यदि रेजिस्टेंस 0 चाह रहा है फेज डिफरेंस, कॉइल चाह रही है 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, तो ये 0 और 90 के बीच में कुछ होगा। कितना होगा उसके न्यूमेरिकल तो बाद में होंगे, लेकिन आपको रफ आइडिया बता देता हूं। यदि रेजिस्टेंस भी 2 ओम का है और कॉइल भी 2 ओम की है, तो ना 0 ना 90 बीच में 45 डिग्री आ गया, 545 होगा। लेकिन यदि रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, जैसे 100 ओम, कॉइल बहुत छोटी है जैसे 2 ओम, तो वो 5 को 0 के बहुत करीब ले आएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री। रेजिस्टेंस चाहता है 0 हो जाए, तो पूरा 0 तो नहीं कर पाया क्योंकि कॉइल भी है, तो लेकिन 0 के करीब ले आया, 5 की वैल्यू 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री। और यदि कॉइल बहुत पावरफुल है, 50 ओम, रेजिस्टेंस है 2 ओम, तो वो 90 के करीब खींच के ले जाएगी, 90 के करीब ले जाएगी, 80 डिग्री 70 डिग्री। और यदि दोनों बराबर है, रेजिस्टेंस भी 10 ओम, कॉइल भी 10 ओम, तो ना तेरी ना मेरी बीच में 45 डिग्री फाई आ गया। यानी फाई से पता चल जाता है, फाई से पता चल जाता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा ओम का है या कॉइल ज्यादा ओम की है। फाई यदि 0 डिग्री है तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही है और कुछ है ही नहीं। फाई 10 डिग्री है तो रेजिस्टेंस के साथ कॉइल तो है, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है तभी 0 के नजदीक ले आया। 45 डिग्री यानी कॉइल और रेजिस्टेंस बराबर ओम के हैं। 80 डिग्री कॉइल और रेजिस्टेंस दोनों हैं, लेकिन कॉइल ज्यादा ओम की है। और 90 डिग्री सिर्फ कॉइल है, रेजिस्टेंस नहीं। फाई देख के अंदाजा लग जाता है, फेज डिफरेंस देख के अंदाजा लग जाता है कि कौन कितने ओम का है। लेकिन एक बात अब भी साबित है, जहां कॉइल आ गई, लीड तो ईएमएफ ही करेगा, फेज ईएमएफ का ही ज्यादा होगा, करंट का ज्यादा नहीं हो सकता। यदि कॉइल घुस गई रेजिस्टेंस के साथ, चाहे 2 डिग्री लीड कराए या 10 डिग्री, ईएमएफ लीड द करंट बाय π/2। इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैपेसिटर में करंट होती है I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस π/2, करंट लीड करती है। कैपेसिटर यदि अकेला होता तो यहां होता प्लस π/2, रेजिस्टेंस अकेला होता तो +0। अब दोनों हैं तो वही पुराना थ्योरी, ना 0 ना π/2, बीच का कोई एंगल आ गया
वो एंगल हर हाल में 0 से π/2 के बीच में होगा। बाकी एक्सप्लेनेशन वही वाली। यदि फाई 0 है यानी फेज डिफरेंस 0 है तो सिर्फ रेजिस्टेंस है, कैपेसिटर है ही नहीं। फाई π/2 है तो सिर्फ कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस है ही नहीं। और यदि 0 से π/2 के बीच में कोई एंगल आ रहा है तो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों है। जहां कैपेसिटर होगा वो करंट को लीड कराएगा। सिर्फ कैपेसिटर होगा तो 90 डिग्री से लीड कराएगा, और यदि कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस भी आ गया तो 90 से नहीं लीड कराएगा, फिर वो कुछ और 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री डिपेंडिंग अपॉन देयर वैल्यू। ये आ गया। अब इसके फेजर डायग्राम के वो पहले नॉर्मल डायग्राम कैसे बनेगा? मेरे बेटा ईएमएफ का ग्राफ तो मैं पहले ही बना दूं, वो तो मैं बता चुका। 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई एंड सो ऑन। ये ईएमएफ का ग्राफ है। जब ओमेगा टी 0 तो ईएमएफ 0, लेकिन जब ओमेगा टी 0 तो करंट निगेटिव आएगी, साइन -5, तो करंट निगेटिव आएगी, यानी ग्राफ ओरिजिन से नीचे से शुरू होगा। ईएमएफ का ग्राफ तो ओरिजिन से ही स्टार्ट। अब जब ओमेगा टी 0, ये ईएमएफ का ग्राफ है, ओमेगा टी 0 तो साइन +5 पॉजिटिव डिजिट होगी। पॉजिटिव डिजिट को जब I0 से मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव करंट आएगी। तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और चलता चला जाएगा। ये आपको ग्राफ बनाने आ गए। अब फेजर डायग्राम, ईएमएफ का फेज तो ओमेगा टी और पीक वैल्यू I0, हाँ E0। ईएमएफ का फेज ओमेगा टी और पीक वैल्यू E0। ईएमएफ का तो बना दिया। अब करंट का बनाओ। करंट का फेज है ओमेगा टी +5, यानी ओमेगा टी से फाई आगे। कितना आगे वो डिपेंड करेगा कैपेसिटर रेजिस्टेंस से कितने ओम ज्यादा है, वो न्यूमेरिकल में पता चलेगा। और ये लाइन की लेंथ करंट की पीक वैल्यू को दिखाएगी I0। यूजुअली I0 को हम छोटा दिखाते हैं, कम लेंथ की, और E0 को ज्यादा। यहां पर करंट का फेज है ओमेगा टी -5, तो ओमेगा से टी से फाई नीचे आ जाओ और एक लाइन बना दो। उस लाइन की पीक वैल्यू होगी I0। यदि मैं दोनों बराबर भी दिखा दूंगा तो गलत नहीं है, क्योंकि अभी तो सब वेरिएबल में है, लेकिन यूजुअली E0 को बड़ा दिखाया जाता है। यह आ गया। अब आते हैं एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट। इनमें बहुत झगड़ा होता है। एलसी सर्किट और एलसीआर सर्किट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस की अलग वीडियो बना रखी है। और मैंने बताया ना, प्लेलिस्ट के अंदर अब बड़े सिस्टमैटिक लगा दिए मैंने EMI/AC। सबसे पहले एलसी सर्किट। यदि सर्किट में रेजिस्टेंस हो ही ना, सिर्फ कॉइल और कैपेसिटर हो, तुम पुरानी वीडियो जो देख रहा है वो समझ चुका है कि एक होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक्सएल और एक्सी। जिसने नहीं पढ़ी होगी मेरे कहने के बाद भी, उसके दिमाग में फ्यूज उड़ जाएगा। अभी एक्सएल था ओमेगा एल, कोई बात नहीं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आज देख लेना ये वाली वीडियो, उसके बाद देख लेना, मैं इसे भी प्लेलिस्ट में लगा दूंगा सबसे नीचे। अब एक्सएल और एक्सी। एक्सएल क्या है? एक कॉइल का रेजिस्टेंस, जिसे कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस कहते नहीं, रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और एक्ससी क्या है? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, उसे भी कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। भले ही हम कह रिएक्टेंस रहे, होता ये ओम में है। यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 ओम, तो इसका मतलब सर्किट में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो या 10 ओम की एक कॉइल लगा दो, करंट को बराबर अपोज करेंगी। सिंबल है एक्सएल। और कैपेसिटर का रिएक्टेंस होता है एक्ससी, जिसका फॉर्मूला है 1/ओमेगा सी।
नोट्स बनाना, वीडियो अब ऐसे मत देखना, 2 दिन का समय मिला हुआ है तो उसे फायदा उठा लो। मंडे को कराऊंगा मैं इससे आगे, एक एक वीडियो लेके बैठ जाओ और रजिस्टर लेके। आज ही गारंटी दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का न्यूमेरिकल इस शीट से जरूर आएगा, चैलेंज। और पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, हर साल 5 नंबर के कम से कम न्यूमेरिकल इस शीट से आए हैं। तभी मैं इसमें ज्यादा बौखला रहा हूं कि भाई इसे कर लो कर लो कर लो, बार बार कह रहा हूं। इतना किसी चैप्टर में नहीं कहा, इसमें कहूंगा और ऑप्टिक्स में बहुत ज्यादा कहूंगा। तो मेरे बेटा अब सुनो, एलसी सर्किट जिसमें एक कॉइल है और कैपेसिटर है। कॉइल का इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सएल जो होता है ओमेगा एल, और कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस है एक्ससी जो होता है 1/ओमेगा सी। एल वही है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सी कैपेसिटेंस, ओमेगा आप जानते हो। एक्सएल की यूनिट भी ओम है, एक्ससी की भी यूनिट ओम है। अब यहां 3 केस होते हैं। यदि एक्सएल एक्ससी से बड़ा हो जाए और केस 2 एक्सएल एक्ससी से छोटा हो जाए, और केस 3 यदि एक्सएल एक्ससी के बराबर हो जाए, ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी तीनों बार, साइन ओमेगा टी। अब करंट क्या होगी, आई नॉट साइन। करंट क्या होगी बेटा, आई नॉट साइन। करंट क्या होगी बेटा, आई नॉट साइन। अब सुन मेरे बेटा, यदि कॉइल चाहती है कि ईएमएफ π/2 से लीड करे, कैपेसिटर चाहता है कि करंट π/2 से लीड करे। यदि एक्सएल बड़ा है तो जो कॉइल चाहेगी वही होगा, जो कॉइल चाहेगी वही होगा। कैपेसिटर को पी जाएंगे, खत्म कर देंगे, और फिर कॉइल चाहती है कि ओमेगा टी -π/2 आए तो -π/2 ही आएगा। यदि एक्ससी बड़ा है, इन दोनों का झगड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। यदि एक्ससी बड़ा है कैपेसिटर करंट को लीड कराना चाहता है π/2 से, तो वो कॉइल को खा जाएगा और तब रह जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2। तब ये ठीक है बेटा, तो कैपेसिटर जो चाहेगा वही होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग केस जिसे रेजोनेंस कहते हैं, जिस बच्चे ने मेरी वीडियो भेजी हुई सब देखी है उसने रेजोनेंस जरूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लोगे। यदि एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए, कॉइल चाहती है ईएमएफ लीड करे π/2 से, कैपेसिटर चाहता है करंट लीड करे π/2 से, दोनों ही बराबर है तो ना ईएमएफ लीड करेगा ना करंट लीड करेगी, वो सेम फेज में हो जाएंगे। सेम फेज में होने का मतलब है कि एक्सएल और एक्ससी बराबर ओम के हैं। यदि एक्सएल भी 10 ओम का, एक्ससी भी 10 ओम का, कोई नहीं लीड करने का। एक्सएल बड़ा हो गया तो वो ईएमएफ को लीड करा देगा, एक्ससी बड़ा हो गया तो करंट को लीड करा देगा, और दोनों बराबर हो गए तो कोई लीड नहीं करने वाला। अगला आता है एलसीआर सर्किट। आज का पूरा टॉपिक डेडिकेटेड है फेज रिलेशनशिप पर। ये सब आपकी शीट में भी लिखा हुआ है,
लेकिन बिना एक्सप्लेनेशन के लिखा हुआ पढ़ना कुछ ना तो किसी के समझ में आ सकता है ना आएगा। शीट सपोर्ट के लिए होती है, असली कीमत एक्सप्लेनेशन की है। अब आता है एलसीआर सर्किट। एलसीआर का मतलब कॉइल, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस तीनों केस में, यहां भी 3 केस होंगे। केस 1, यदि एक्सएल बड़ा है एक्ससी से। केस 2, एक्ससी बड़ा है एक्सएल से। केस 3, एक्सएल और एक्ससी बराबर है। केस 1 एक्सएल बड़ा है एक्ससी से, केस 2 एक्ससी बड़ा है एक्सएल से, और केस 3 दोनों बराबर है। ईएमएफ हर बार वही देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ आप हर बार दोगे ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब बात आती है करंट कितनी बनेगी। करंट आई नॉट साइन। अब सुन, कॉइल कैपेसिटर को खा जाएगी, जो कॉइल चाहेगी वो होगा। कॉइल चाहती है करंट लैग बिहाइंड करे, यानी ओमेगा टी से π/2 नीचे रहे। लेकिन यहां रेजिस्टेंस भी आ गया, वो रेजिस्टेंस चाहता है 0 रहे। कैपेसिटर की तो इच्छा ही पूरी नहीं होगी, जो कम है वो गया। तो कैपेसिटर का तो भूल ही जाओ, अब तो कॉइल की इच्छा पूरी होगी और रेजिस्टेंस की। कॉइल चाहती है -π/2, रेजिस्टेंस चाहता है 0। ना -π/2 ना -0, फाई एंगल आ गया, जहां फाई लाइज बिटवीन 0 एंड π/2। यदि एक्ससी बड़ा है तो जो कैपेसिटर चाहता है वो होगा। कैपेसिटर चाहता है कि ओमेगा टी प्लस π/2 आए, करंट लीड करे। लेकिन रेजिस्टेंस भी तो है, वो इसे π/2 की जगह 5 पे समझा देगा। अब यहां कॉइल और कैपेसिटर तो कट मरे, ना ईएमएफ लीड करेगा ना करंट लीड करेगी। जो रेजिस्टेंस चाहेगा वही होगा, और जो रेजिस्टेंस चाहेगा वही होगा। तो ये होगा ओमेगा टी। क्या होगा ये? ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। फेज से रिलेटेड देख लो, और कोई पॉइंट तो शीट में नहीं है, क्योंकि फेज आज निपटाना था। बस इस वीडियो को भी मैं नई सीक्वेंस में लगा रहा हूं ना, तो प्लेलिस्ट में सबसे नीचे नहीं लगाऊंगा। जिस ऑर्डर में मैं लगाऊंगा आप उसी ऑर्डर में पढ़ना शुरू करो। तो ठीक है, अब फेज वाला कंसेप्ट हो गया, तो अब नया कोई कंसेप्ट शुरू नहीं कर रहे। मुलाकात होगी मंडे को। प्लेलिस्ट भेज चुका हूं, उसमें एक वीडियो जोड़ रहा हूं, और ये सबसे लास्ट में नहीं होगी, बीच में कहीं पर लगी मिलेगी, और उसी ऑर्डर में पढ़ना। तो फिलहाल के लिए बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।